Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 2nd April 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Samrat Samprati Museum. Important from our syllabus GS Paper 1 Indian History point of view. करंट न्यूज देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए, महावीर जयंती के ओकेजन पे 2 दिनों पहले महावीर जयंती मनाई गई हमारे देश में। उस ओकेजन पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने सम्राट संप्रति म्यूजियम को इनॉग्रेट किया इन गांधीनगर। सम्राट संप्रति बिलोंग टू मौर्यन एम्पायर एंड ही वॉज ग्रेट पैटर्न ऑफ जैनिज्म। ही वॉज ग्रैंड सन ऑफ एम्पेरर अशोका। तो आपको पता है कि अशोका प्रमोटेड बुद्धिज्म, जबकि संप्रति एम्पेरर संप्रति प्रमोटेड जैनिज्म। तो माना जाता है कि एम्पेरर संप्रति यानी कि सम्राट संप्रति जो है वो उनका स्टेचर वैसा ही है जैनिज्म के अंदर जैसा स्टेचर अशोका का है इन बुद्धिज्म। साथ ही साथ इस आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि अलग अलग जो मौर्यन रूलर्स थे उनकी रिलीजियस लीनिंग कैसी थी। तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग जो मौर्यन रूलर्स थे उनकी रिलीजियस लीनिंग अलग अलग थी, एंड दैट शोज दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ रिलीजियस प्लूरलिज्म एंड टॉलरेंस अमंग्स्ट द मौर्यन रूलर्स। तो हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे सम्राट संप्रति के बारे में जिन्होंने जैनिज्म को प्रमोट किया। उनकी ट्रेडिशन भी देखेंगे, मौर्यन रूलर्स की ट्रेडिशन भी देखेंगे। सो लेट अस सी अबाउट डिफरेंट मौर्यन रूलर्स एंड देयर रिलीजियस लीनिंग। तो मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर हैं चंद्रगुप्त मौर्य जी। आपको ये बात तो इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाया गया ही है। तो ही रूल्ड फ्रॉम 321 टू 297 बीसी। अपने जीवन के अंत समय में उन्होंने अपना राजपाट अपने सन बिंदुसार को सौंप दिया और उन्होंने जैनिज्म अडॉप्ट कर लिया था। अर्लियर ही फॉलोड ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस, लेकिन लेटर ही हैड एम्ब्रेस्ड जैनिज्म। जैनिज्म अडॉप्ट करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे दुनिया के मोह माया से अपने आप को दूर कर लिया और राजपाट अपने सन बिंदुसार को हैंड ओवर कर दिए। उसके बाद वो जैनिज्म के अंदर ही फॉलोड दिगंबर सेक्ट। और ऐसा माना जाता है जैन हिस्ट्री के हिसाब से कि एक बार जब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा तो इन ऑर्डर टू अवॉइड अ ग्रेट famine in the Mauryan Empire, Chandragupta Maurya migrated along with his Digambar Jainism sect followers towards श्रवण बेलागोला which is in current day कर्नाटका। श्रवण बेलागोला में जैन ट्रेडिशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस हैं। तो वहाँ पे वो माइग्रेट कर गए जहाँ पे फिर उन्होंने संलेखन किया। संलेखन इज अ प्रैक्टिस इन जैनिज्म वेयर मेडिटेशन इज डन एज वेल एज रिचुअल फास्टिंग इज डन अंटिल डेथ। तो उन्होंने संलेखन किया और मेडिटेशन किया और उसके साथ उन्होंने डेथ को एम्ब्रेस किया इन श्रवण बेलागोला। सो दिस इज अ ब्रीफ हिस्ट्री focusing on religious leaning of चंद्रगुप्त मौर्य, द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। शुरुआत में ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन फॉलो करते थे, बाद में जैनिज्म अडॉप्ट कर लिया और जैन सपोर्टर्स के साथ एक फमाइन के दौरान वो माइग्रेट कर गए इन साउथ इंडिया नियर श्रवण बेलागोला। वहाँ पे उन्होंने संलेखन, जो जैनिज्म के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रिचुअल फास्टिंग का ट्रेडिशन है, फास्टिंग अनटू डेथ, साथ ही साथ मेडिटेशन करते हैं, ये अटेंड करके उन्होंने डेथ को एम्ब्रेस किया। उनके सन बिंदुसार, he ruled from 297 to 273 BC. बिंदुसार फॉलोड आजीविका सेक्ट। अलग अलग हिस्टोरियंस के हिसाब से आजीविका सेक्ट वो फॉलो करते थे। आजीविका सेक्ट वाज पॉपुलर ड्यूरिंग दोज डेज। वो उस टाइम में दो मेन जो नए रिलीजन राइज कर रहे थे या पॉपुलर हुए थे अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, वो थे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। लेकिन उस वक्त एक तीसरा सेक्ट भी बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसा ही पॉपुलर हो रहा था। वो अब उतना पॉपुलर नहीं है, अब सरवाइव नहीं कर रहा है, लेकिन उस टाइम में उतना पॉपुलर हो रहा था और उस सेक्ट का नाम था आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट वॉज फाउंडेड बाय मक्खाली गोसाला इन 5th century BC। आजीविका सेक्ट की अगर हम बात करें तो इट बिलीव्स इन नियति, एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म, यानी कि हर चीज पहले से तय है।
साथ ही साथ आजीविका सेक्ट के जो फॉलोअर्स हैं दे प्रैक्टिस नेकेड एसेटिसिज्म, और माना जाता है कि सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार एडॉप्टेड आजीविका सेक्ट, जो उस टाइम में बुद्धिज्म और जैनिज्म के कॉन्टेम्पोररी पैरेलल पॉपुलैरिटी मेंटेन करता था, अब उतना पॉपुलर नहीं है। बिंदुसार के बेटे हुए एम्पेरर बिंदुसार के सन हुए अशोका। ही रूल्ड फ्रॉम 268 टू 232 BC। इनिशियली लाइक चंद्रगुप्त मौर्य ही ऑल्सो फॉलोड ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, लेकिन बाद में ही गॉट कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। उन्होंने धम्म की पॉलिसी को भी प्रमोट किया। धम्म पॉलिसी की मदद से उन्होंने एथिकल कोड या डूज एंड डू नॉट्स उन्होंने प्रमोट किया इन हिज एम्पायर, क्या हमें करना चाहिए अपने आम जीवन में। तो एथिकल कोड्स या धम्म की पॉलिसी जो अशोका ने प्रमोट किया, पॉपुलराइज किया थ्रू हिज पिलर्स, वे आर नॉट अ सेक्टेरियन कॉन्सेप्ट, वे आर नॉट रिलीजियस कॉन्सेप्ट, इट वेयर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अशोका के सन थे कुणाल। ही कुड नॉट बिकम एम्पेरर, क्योंकि अशोका काफी लंबे समय तक रूल करते रहे, तो इस कारण से कुणाल हिमसेल्फ कुड नॉट बिकम एम्पेरर, ही रिमेन्ड प्रिंस ओनली। और कुणाल के रिलीजियस लीनिंग्स के बारे में कुछ खास पता है नहीं, हिस्टोरियंस उसको कंक्लूसिव तरीके से नहीं क्लेम कर पाते हैं, लेकिन प्रिंस कुणाल के सन थे सम्राट संप्रति, जिनसे रिलेटेड एक करंट डेवलपमेंट है। सम्राट संप्रति ग्रैंडसन ऑफ अशोका, सन ऑफ कुणाल, एंड ही वॉज ग्रेट पैट्रन ऑफ जैनिज्म। कई सारे जैन टेम्पल्स बनवाए और कई सारे मिशनरीज भी भारत और भारत के बाहर जैन मिशनरीज भेजे इन ऑर्डर टू पॉपुलराइज जैनिज्म। तो आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जैनिज्म, बिंदुसार आजीविका सेक्ट, अशोका बुद्धिज्म। अशोका के बारे में एक और इंफॉर्मेशन इस आर्टिकल में है, मैं ऐड कर दूंगा, हो सकता है प्रीलिम्स में सवाल पूछ ले कि अशोका की तो वैसे कई सारी रानियां थीं, लेकिन उनकी जो पहली रानी थी पद्मावती, सी फॉलोड जैनिज्म। तो अशोका ऐसा नहीं है कि ही हिमसेल्फ फॉलोड बुद्धिज्म, तो ही फोर्स्ड बुद्धिज्म ओवर हिज क्वींस एज वेल। अशोका's फर्स्ट क्वीन पद्मावती, यहाँ पे देख सकते हैं अशोका's वाइफ्स वेर प्रीडोमिनेटली बुद्धिस्ट, but his first wife Padmavati was Jain. I will add this information also in this notes with respect to Ashoka. Prelims perspective से काम आ सकता है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है, जीएस पेपर 1 एज वेल एज जीएस पेपर 4, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। डिस्कस द रिलीजियस प्लूरलिज्म ऑफ मौर्यन रूलर्स। हाउ डिड देयर पर्सनल बिलीफ इन्फ्लुएंस गवर्नेंस। ऐसा सीधा सीधा मौर्यन रूलर्स करके अगर प्रश्न आएगा तो जीएस पेपर 1 में आने की संभावना ज़्यादा है। इन जनरल एथिक्स में आ सकता है कि हिस्टोरिकल टाइम से ही कई सारे ऐसे रूलर्स थे जिनकी रिलीजियस बिलीफ जो है उसने गवर्नेंस में काफ़ी इन्फ्लुएंस किया, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है एथिक्स में। आप चाहें तो इस हिंट्स को पढ़ करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा सवाल ऑलरेडी यूपीएससी मेंस में पूछ चुका है जीएस पेपर 1 में। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। एफसीआरए स्टैंड्स फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इस कानून की मदद से विदेशों से आने वाला जो पैसा है भारत में, खासकर जो एनजीओज हैं उनके लिए या अलग अलग रिलीजियस डिनोमिनेशन से उनके लिए जो कंट्रीब्यूशन आता है विदेशों से, विदेशों के इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस जो कंट्रीब्यूशन करते हैं भारत के एनजीओज को या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, तो उस पैसे के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो पैसा मिसयूज ना हो, पैसा भारत के सेफ्टी सिक्योरिटी के अगेंस्ट ना इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि अक्सर होता क्या है, पैसा आता है विदेशों से इन द नेम ऑफ एनजीओ और पता चलता है कि वो पैसा डाइवर्ट कर दिया गया फॉर क्रिएटिंग इंटरनल टर्बुलेंस, वो पैसा डाइवर्ट कर दिया गया टुवर्ड्स नक्सलीज या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऐसी एक्टिविटीज ना हो, पैसा ट्रांसपेरेंट तरीके से आए, फेयर तरीके से इस्तेमाल हो, जिस पर्पस के लिए उसका वो आया है, ये सब इंश्योर कराने के लिए कानून लाया गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, सो दैट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन कमिंग टू इंडिया टू फॉर द एनजीओज और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शुड बी यूज्ड फॉर द जेन्युइन पर्पस, जिस पर्पस के लिए वो कंट्रीब्यूशन आया है। तो पहली बार ये कानून आया 1976 में। इस कानून को कई दफा अमेंड किया गया है, लेकिन अल्टीमेटली इस कानून को रिप्लेस किया गया, एक नया कानून इसी डायरेक्शन में फिर लाया गया 2010 में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो पहली बार फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के लिए कानून 1976 में था,
फिर एक नया कानून, पुराने कानून को रिपील करके नया कानून लाया गया 2010 में। और ये जो कानून है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसको भी 2 बार अमेंड किया जा चुका है पहले। 2016 में कुछ माइनर अमेंडमेंट्स लाए गए थे और 2020 में कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए थे, लेकिन ओवरऑल FCRA 2010 इज इन फोर्स राइट नाउ। 1976 वाला रिपील हो गया, 2010 वाला जो है वो अभी चल रहा है। उसमें 2 अमेंडमेंट्स ऑलरेडी लाए जा चुके हैं 2016 और 2020 में। FCRA को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी भारत के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है। FCRA 2010 जो कानून अभी एप्लीकेबल है फॉर रेगुलेटिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन, उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस अगर हम देखें तो सबसे पहले तो देखिए कि ये जो एक्ट है, ये कानून है, इट अप्लाइज टू इंडिविजुअल्स, एसोसिएशंस, एनजीओज, कंपनीज। तो भारत के कोई भी इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, एनजीओ, कंपनी कुछ भी अगर पैसा फॉरेन से फंडेड ले रहे हैं तो यू मस्ट register yourself under FCRA law. So these individuals, association, NGOs, companies, if they have to take some foreign contribution, before that they must register themselves with Ministry of Home Affairs. रजिस्ट्रेशन एक बार जब करा लिया तो 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन वैलिड रहता है। 5 साल बाद अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना होता है। जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है वो एक डेजिग्नेटेड बैंक के अंदर ही आ सकता है। देखिए, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ SBI जो न्यू दिल्ली में है, कनॉट प्लेस के पास, वहां पे उस SBI ब्रांच को काम दे रखा है कि जो भी FCRA के अंतर्गत पैसा आएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा, वो उसी अकाउंट, उसी ब्रांच के अंदर आएगा। भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि किसी भी बैंक के अंदर आप अपना एक अकाउंट खोल करके वहां पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। नो, FCRA के अंतर्गत आपको पहले रजिस्टर करना होगा अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना है तो, और फिर दिल्ली का SBI का जो ब्रांच है वहीं पे आपको एक अकाउंट खोलना होगा और तब जाकर के आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। देयर आर मेनी इंडिविजुअल्स हु हैव बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जैसे कि कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन, जर्नलिस्ट और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, इन लोगों को प्रोहिबिट किया गया है फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन ऑर्डर टू इंश्योर इंटरनल सिक्योरिटी एंड prevent any attempt of interference into India's domestic matter by the foreign powers. उसके अलावा द फंड का यूटिलाइजेशन के ऊपर भी लिमिटेशन है। जो फंड आएगा, जिस पर्पस के लिए आएगा, उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए मैक्सिमम 20% ऑफ द फंड इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लीजिए कि एक NGO है एजुकेशन के लिए, एजुकेशन प्रमोट करने के लिए बनाई गई है NGO भारत में, अमंग्स द पुअर चिल्ड्रेन। अब बाहर से फंड आता है $100 मिलियन का उस NGO के लिए। अब वो NGO मैक्सिमम $20 मिलियन यानी कि 20% ऑफ द फंड का इस्तेमाल कर सकती है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, यानी कि अपना बिल्डिंग मेंटेन करना, अपने स्टाफ्स को सैलरी वगैरह देना। रिमेनिंग 80%, मिनिमम 80% हैज टू बी यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द पुअर चिल्ड्रन। जिस पर्पस के लिए वो बनाया गया है, जिस पर्पस के लिए वो फंड आया है, उस पर्पस के लिए 80% या उससे ज़्यादा फंड का इस्तेमाल करना है। तो ये प्रोविजन रखा गया है कि 20% से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे खर्च नहीं किया जा सकता, टू इंश्योर कि फंड डाइवर्ट ना हो फॉर अनइंटेंडेड पर्पसेस। ऐसा ना हो कि फंड को डाइवर्ट करके नक्सली ग्रुप्स को दे दिया जाए, किसी इंसर्जेंट ग्रुप्स को दे दिया जाए, ऐसा ना हो। इस चीज़ को इंश्योर कराने के लिए रिस्ट्रिक्शन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड की बात भी की गई है। FCRA की अगर बात करें तो जो उसके अगर इसका क्रिटिकल एनालिसिस की जाए तो कई सारे पॉजिटिव्स भी हैं। FCRA जो कानून है नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज इट प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ फॉरेन फंड्स। साथ ही साथ फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन आता है उसको मेंटेन करने में अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है। NGO की फंक्शनिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, ये FCRA इंश्योर करता है। लेकिन नेगेटिव्स भी हैं। FCRA के कारण इतना सारा रिस्ट्रिंजेंट रूल लग गया है NGOs के ऊपर कि उनको हर 5 साल पे लाइसेंस लेना है, FCRA लाइसेंस, तभी जाकर के फॉरेन फंडिंग ली जा सकती है। इस कारण से क्रिटिक्स का कहना है कि बहुत बार भारत के अंदर काम कर रहे NGOs जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क में लगे हैं उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मिल पाता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि फॉरेन कंट्रीब्यूटर्स देना चाहते हैं पैसा विद जेन्युइन इंटेंशन, लेकिन पैसा नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट। ऐसा क्रिटिसिज्म है। भारत के अंदर काम कर रहे इंटरनेशनल NGO जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, इन लोगों ने एलिगेशन लगाया कि भारत सरकार के एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ FCRA के कारण ये लोग फंड रिसीव नहीं कर पाते हैं फ्रॉम द फॉरेन एंटिटीज, और इस कारण से भारत के अंदर ह्यूमैनिटेरियन वर्क रिस्ट्रिक्ट होता है।
अब करंट न्यूज पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जो देश के अंदर फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने का कानून है वो है 2010 वाला। उसको 2016 में और 2020 में अमेंड किया जा चुका है थोड़ा बहुत। अब एक नया एफसीआरए अमेंडमेंट बिल लाया गया है। भारत सरकार ने एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 रखा है लोकसभा में। इस बिल के अंदर क्या प्रपोजल है वो समझते हैं। इस बिल की मदद से एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई जाएगी to manage foreign contribution and assets created as a result of those contribution in cases where FCRA registration has been cancelled। मान लीजिए कि एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जिसको फॉरेन से पैसा आया, एक ट्रस्ट है जो रिलीजियस एक्टिविटी में इंगेज्ड है, कोई भी एक ट्रस्ट है रिलीजियस एक्टिविटी में इंगेज्ड है, उसको विदेश से पैसा आया और कुछ दिनों बाद वो ट्रस्ट ने अपना एफसीआरए लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया। 5-5 साल पे एफसीआरए लाइसेंस रिन्यू कराना होता है, उसने अपना एफसीआरए लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया तो एफसीआरए लाइसेंस लैप्स हो गया। अब जब एफसीआरए लाइसेंस लैप्स हो गया तो उस केस में उस ट्रस्ट के ऊपर एफसीआरए कानून तो लगेगा नहीं क्योंकि इट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर एफसीआरए एक्ट, लेकिन उसने पहले कंट्रीब्यूशन तो ले लिया है क्योंकि पहले वो एफसीआरए के अंतर्गत रजिस्टर्ड था, तो पैसा उसने ले लिया है, लेकिन अब उसका एफसीआरए लाइसेंस लैप्स हो चुका है तो अब उसके ऊपर एफसीआरए के नियम नहीं लगेंगे। तो ये एक लूपहोल था एफसीआरए कानून में कि पैसा लेने के बाद अगर एफसीआरए लाइसेंस लैप्स हो जाता है तो उसके बाद तो वो इंस्टीट्यूशन जो है, एनजीओ है, वो फ्री हो गया फ्रॉम एफसीआरए रिस्ट्रिक्शन। इस लूपहोल को ब्लॉक करने के लिए नया कानून लाया गया है कि अब एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होगी जो ओवरसी करेगी इन केस एफसीआरए रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड, सरेंडर्ड और सीज्ड, खत्म हो गया किसी भी कारण से, सरेंडर कर दिया, सीज हो गया, कैंसिल हो गया, उस केस में अब वो इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, एनजीओ एफसीआरए कानून के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, बट पहले जो पैसा ले रखा है एफसीआरए के अंतर्गत, फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रखा है और उससे जो असेट क्रिएट किया है उसका कैसे इस्तेमाल हो रहा है वो सी करने के लिए, ओवरसी करने के लिए एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई जाएगी। तो द लूप होल वाज अर्लियर, उसको ब्लॉक किया जाएगा, एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी भारत सरकार बनाएगी आज पर दिस बिल। उस डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का काम होगा कि एफसीआरए लैप्स होने के बावजूद भी जो पहले कंट्रीब्यूशन आ गया उससे जो असेट क्रिएट हुआ है, जो कंट्रीब्यूशन आया, उसका ट्रांसपेरेंट तरीके से इस्तेमाल हो। एक क्लॉज 16A(7) ऐड किया जाएगा, 16A सब क्लॉज 7 ऐड किया जाएगा, जिसकी मदद से कहा गया है कि रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप विल बी मेंटेन्ड, इट विल नॉट बी चेंज्ड। ये जो प्रोविजन लाया गया है ये मेनली इसलिए लाया गया है ताकि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर कोई डर ना हो, उनको ये ना लगे कि भारत सरकार जो है बाद में उनका नेचर ऑफ रिलीजन बदल देगी। मान लीजिए कि कोई क्रिश्चियन मिशनरी ट्रस्ट है और भारत सरकार बाद में इस डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो है उस क्रिश्चियन मिशनरी ट्रस्ट का नेचर बदल करके उसको किसी और धर्म का बना देगी या अक्वायर कर लेगी, ऐसा नहीं करेगी। तो टू डू अवे, टू एले द फियर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, एक अलग से क्लॉज रखा गया है कि रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप विल बी मेंटेन। अगर कोई ट्रस्ट है जो कुछ रिलीजियस एक्टिविटी में इंगेज्ड है, उस ट्रस्ट ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया और उससे कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन या एसेट क्रिएट किया जो रिलीजियस नेचर का है, क्रिश्चियन मिशनरी खड़ी की, तो उसका नेचर नहीं बदला जाएगा, रिलीजियस नेचर नहीं बदला जाएगा। ये इंश्योर कराया गया है एज पर दिस लॉ। It also allows, this new law allows processes for organizations to regain control of their assets if they regain their certificate। अगर आपका सर्टिफिकेट एफसीआरए का रद्द हो गया है तो आपके एसेट्स हो सकता है कि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी एक्वायर कर ले, लेकिन एक बार जब आप वापस से अपना सर्टिफिकेट रिगेन कर लेंगे तो आपके एसेट्स को रिलीज कर दिया जाएगा। अभी भारत सरकार ने एक अलग से क्लॉज डाल दिया है इस बिल में कि नेचर ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप विल बी मेंटेन्ड नॉट चेंज्ड। येट इस बिल को लेकर के क्रिटिसिज्म हो रहा है, कई सारे अपोजिशन पार्टीज कह रहे हैं कि इससे मेनली क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया जाएगा, उनके नेचर को बदला जाएगा। ये मामला ज़्यादातर केरला में डिस्कस हो रहा है क्योंकि केरला के अंदर कई सारे रिलीजियस क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी आता रहता है और केरला के अंदर रिसेंटली इलेक्शन भी होने वाला है। इस कारण से मामला सबसे ज़्यादा एफसीआरए का केरला के अंदर ही डिस्कस हो रहा है। बट ये कंट्रोवर्सी और अपोजिशन में कोई बहुत ज़्यादा दम है नहीं, भारत सरकार ने ऑलरेडी एक प्रोविजन डाल दिया है
ये कानून मेनली लाया जा रहा है ट्रांसपेरेंसी के लिए, ताकि जो लूप होल है एफसीआरए कानून के अंतर्गत वो ब्लॉक किया जा सके। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट क्यू डेंगा वैक्सीन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले डेंगू के बारे में समझते हैं। डेंगू जो बीमारी है, इट इज कॉज्ड बाय डेंगू वायरस। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि डेंगू इज अ बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज। जवाब होगा वायरल डिजीज है। इट ट्रांसमिट्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड ह्यूमन टू अ हेल्दी ह्यूमन वाया फीमेल एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो। तो ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है जिसमें एक फीमेल एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो, अगर एक इंसान को डेंगू बीमारी हो रखी है तो डेंगू के वायरस एक इन्फेक्टेड इंसान से हेल्दी इंसान के बीच में ट्रांसफर करता है। उसके लिए वेक्टर का काम करता है एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो। किसी इंसान को अगर डेंगू इन्फेक्शन हो गया, डेंगू वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो उसको हेमोहॉरिक फीवर यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग होगी, फीवर होगा, सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, इन एक्सट्रीम केसेस डेथ भी हो सकती है। डेंगू इज मोस्टली प्रोमिनेंट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, क्योंकि वहीं पे एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो सबसे ज़्यादा ब्रीड करती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, डेंगू में फीवर होता है, हेडेक, बॉडी एक्स होते हैं। डेंगू इन मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक एनी अदर वायरल इन्फेक्शन रिकवर्स इन 1 to 2 वीक, बट इन एक्सट्रीम केसेस इट कैन बी फैटल। ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शंस का कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, जैसे कोविड वगैरह का भी कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं। वायरल इन्फेक्शन हो जाने का मतलब आपको रेस्ट करना है, बस आपको पानी वगैरह पीते रहना है, रेस्ट करना है, हेल्दी खाना खाते रहना है। तो वही केस डेंगू के लिए भी ट्रू है। देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर डेंगू। Once a person is infected with dengue, one should take rest, remain hydrated, eat nutritious food. करंट न्यूज ये है कि एक वैक्सीन डेवलप किया गया है भारत में जिसका नाम है क्यू डेंगा, टेक्निकल नाम है TAK-003। दिस वैक्सीन इज इंडियाज फर्स्ट डेंगू वैक्सीन। इस वैक्सीन को क्लियरेंस मिल गया है फ्रॉम द सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी ऑफ DGCI। DGCI ही भारत में अल्टीमेटली किसी भी ड्रग्स या वैक्सीन का फाइनल अप्रूवल देती है फॉर कॉमर्शियल यूज। तो DGCI के सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी ने क्लियरेंस दे दिया है क्यू डेंगा वैक्सीन को। तो इसके बाद कुछ महीनों में आप उम्मीद कर सकते हैं कि फाइनल अप्रूवल DGCI की तरफ से आ जाएगा क्यू डेंगा वैक्सीन के लिए, और ये क्यू डेंगा वैक्सीन भारत में कॉमर्शियली अवेलेबल हो जाएगा। ये क्यू डेंगा वैक्सीन इज फॉर द इंडिविजुअल्स एज बिटवीन 4 to 60 ईयर्स। इसमें 4 अलग अलग तरीके के जो डेंगूज होते हैं, ऑल द 4 टाइप ऑफ डेंगू सेरोटाइप्स, उनके अगेंस्ट ये क्यू डेंगा वैक्सीन काम करेगा। ध्यान रहे, क्यू डेंगा वैक्सीन जो है वो बस डेंगू की सिवियरिटी को रिड्यूस कर सकता है, बट टोटल ट्रांसमिशन को रोक नहीं सकता। इट विल रिड्यूस सिवियरिटी ऑफ द डिजीज। अगर डेंगू हो भी गया तो उतना इंपैक्टफुल नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है कि डेंगू होने से ही प्रिवेंट कर देगा क्यू डेंगा वैक्सीन, ऐसा नहीं है। तो अगर क्यू डेंगा वैक्सीन ले लिया आपने, तो अगर डेंगू होगा भी तो उतना सीवियर नहीं होगा, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्यू डेंगा वैक्सीनेशन के स्प्रेड होने से भारत के अंदर डेंगू बेस्ड रिलेटेड डेथ्स कम होंगे, वो एक एपिडेमिक में कन्वर्ट नहीं होगा। अदरवाइज दिल्ली वगैरह में हर साल बरसात के दिनों में डेंगू एक एपिडेमिक का रूप ले लेता है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पुशिंग फॉर पाइप नेचुरल गैस एक्सपेंशन, PNG। GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है ये टॉपिक। पाइप नेचुरल गैस के बारे में हमने 2-3 दिनों पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा था। पाइप नेचुरल गैस में मेनली मीथेन का इस्तेमाल किया जाता है, उसको ट्रांसमिट किया जाता है टू द हाउस होल्ड्स, जिसकी मदद से फिर हम लोग खाना पकाते हैं। पाइप नेचुरल गैस इज डिफरेंट फ्रॉम LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे सिलेंडर्स में भर करके आता है, उसमें मेनली होता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन, और थोड़ा सा प्रेशर पे वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये पाइप नेचुरल गैस मीथेन होता है और वो गैसियस फॉर्म में हमारे घरों के अंदर सप्लाई होता है थ्रू दीज पाइप्स। PNG के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया नेचुरल गैस यानी कि मीथेन होता है, बट थोड़े बहुत अमाउंट में बाकी हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ETC इन स्मॉल अमाउंट। PNG का बेनिफिट ये है कि इन्वायरमेंटली ये क्लीन है इन कंपैरिजन विथ LPG और अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इट इज क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी PNG, क्योंकि इसमें मीथेन का इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ एक कार्बन है, तो बर्न होने के बाद बहुत ज़्यादा CO2 वगैरह रिलीज नहीं होगा। नो स्पिलेज एंड पिल्फरेजेस। पाइप नेचुरल गैस है तो सीधा सीधा घरों में सप्लाई हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा लीकेज या वेस्टेज नहीं होता है। LPG सिलेंडर्स का क्या होता है कि उनको फिल करते वक्त बहुत सारा स्पिलेज या पिल्फरेजेस होता है।
एडल्टरेशन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अगर पेट्रोल या डीजल के मुकाबले अगर हम पीएनजी की बात करें, पीएनजी को ही अगर हम लोग सिलेंडर में भर करके इस्तेमाल करें तो इसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उस केस में इसको कहा जाता है सीएनजी। तो अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो पेट्रोल डीजल के मुकाबले ये क्लीनर भी है, प्लस इसमें अडल्ट्रेशन भी पॉसिबल नहीं है जिस तरीके का अडल्ट्रेशन पेट्रोल और डीजल में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीएनजी इज सेफर। होता क्या है कि पीएनजी में तो मेनली क्या है, मीथेन है। अगर ये लीक हो जाता है, लीक भी हो जाने के बाद क्या होगा कि चूंकि ये लाइटर है, लाइटर देन द एयर, हवा से हल्का है, इसलिए अगर मीथेन लीक भी होता है तो ये तुरंत राइज करने लगेगा एंड इट विल एस्केप फ्रॉम द आवर सराउंडिंग, और इस कारण से इट इज सेफ। यहाँ पे ये एक्सप्लोजन नहीं कराता है। एलपीजी में अक्सर आप एक्सप्लोजन भी देख लेते हैं, कभी कभार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं किचन के अंदर, क्योंकि एलपीजी के अंदर प्रोपेन एंड ब्यूटेन है, वो थोड़ा हेवी है, तो लीक होने के बाद भी वो सराउंडिंग में रहता है। लेकिन पीएनजी में मीथेन है, वो लीक होने के बाद राइज करने लगता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अनइंटरप्टेड सप्लाई हो सकता है पीएनजी के थ्रू। एलपीजी का क्या है, सिलेंडर नहीं आ पाया किसी कारण से, सप्लाई चेन ब्रेक हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसमें अनइंटरप्टेड सप्लाई है। इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए भारत सरकार भारत के कोने कोने में नेचुरल गैस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना चाहती है। किचन के अंदर पीएनजी प्रोवाइड कराना चाहती है कि जो गाड़ियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीएनजी से चले और घर में खाना जो है वो पीएनजी से बने। इसी लक्ष्य से गाइडेड होकर के भारत सरकार लेकर के आई है वन नेशन वन ग्रिड प्रोजेक्ट। पहले क्या था कि भारत के अंदर जो नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होता था और उनका जो सप्लाई होता था वो अलग अलग ग्रिड्स में या जोन्स में होता था, नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ ईस्टर्न जोन। अब क्या है कि अलग अलग जो ग्रिड्स थे, गैस ग्रिड्स थे, जहां पे गैस प्रोडक्शन डिपो एंड सप्लाई नेटवर्क्स थे, उन सबको आपस में कनेक्ट किया जा रहा है अंडर अ प्रोजेक्ट जिसका नाम है वन नेशन वन गैस ग्रिड प्रोजेक्ट। इससे होगा क्या कि भारत के किसी भी हिस्से में अगर गैस, नेचुरल गैस की सरप्लस है और किसी दूसरे हिस्से में डेफिसिट है तो उस गैप को मीट किया जा सकेगा, सरप्लस से डेफिसिट की तरफ गैस को ट्रांसफर किया जा सकेगा अंडर दिस वन नेशन वन गैस ग्रिड प्रोजेक्ट। और वन नेशन वन गैस ग्रिड प्रोजेक्ट के अंदर जो ईस्टर्न कंपोनेंट है ये वाला, जिसमें बेसिकली जगदीशपुर एंड फूलपुर ये दो डिपो हैं, गैस डिपो हैं उत्तर प्रदेश में, उनको कनेक्ट किया जा रहा है विद पारादीप इन उड़ीसा, कोलकाता एंड हल्दिया इन वेस्ट बंगाल। तो ये जो ईस्टर्न कंपोनेंट है वन नेशन वन गैस ग्रिड प्रोजेक्ट का, इस कंपोनेंट का नाम है ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट इज द ईस्टर्न सेगमेंट ऑफ वन नेशन वन गैस ग्रिड प्रोजेक्ट। ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट में आप देखिए कि बिहार के अंदर एक जगह है बरौनी, बरौनी से गुवाहाटी तक एक नई पाइपलाइन फिर एक्सटेंड की जा रही है। तो ऊर्जा गंगा, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट ये ईस्टर्न इंडिया में है, वहां पे फिर बरौनी से, ये रहा बरौनी, बरौनी से एक पाइपलाइन कनेक्ट की जा रही है गुवाहाटी तक, और फिर गुवाहाटी से नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स में नेचुरल गैस सप्लाई किया जाएगा। ये जो गुवाहाटी से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नेचुरल गैस सप्लाई किया जा रहा है, इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट। सो नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट इज एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट विच इज ईस्टर्न सेगमेंट ऑफ दिस वन नेशन वन गैस ग्रिड प्रोजेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट एम्स to connect Guwahati with all the major cities of northeastern state, covering all the 8 northeastern states. It is part of Hydrocarbon Vision 2030 of northeastern India, which is being overseen by Ministry of Donor Development of Northeast Region. तो याद रखिएगा, भारत सरकार पीएनजी एक्सपेंशन पे फोकस कर रही है, और पीएनजी जरूरी क्यों है वो हमने देखा। वन नेशन वन गैस ग्रिड, ऊर्जा गंगा एंड नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट। इस टॉपिक के बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया था, आर्टेमिस 2 विल लैंड एस्ट्रोनॉट्स, ये गलत हो गया। आर्टेमिस 2 इज ए फ्लाई बाय मिशन। अपोलो मिशन यूज्ड फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी दैट अलाउड एस्ट्रोनॉट्स टू रिटर्न सेफली ऑन द अर्थ इवन इफ द सिस्टम फेल्ड, दैट इज करेक्ट। Conservation of migratory species, it was adopted under aegis of United Nations Environment Program, correct. It aims to conserve migratory species across the entire range through internal cooperation, that is also correct. Listed appendix 1 में those species हैं whose
हाँ, फेवरेबल कंजर्वेशन स्टेटस, दिस इज रॉन्ग। इसमें अपेंडिक्स 1 में तो वो स्पेसीज हैं जिनके ऊपर कुछ थ्रेट है, इसलिए स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। 20 सिटीज जीरो वेस्ट इनिशिएटिव में भारत से वर्कला को चुना गया है। अर्थ आवर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ऑब्जर्व कराता है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।